हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी फिर से अपनी क्लास लेके आ रहा हूँ। नया चैप्टर तो अपना 2 का ही है जो हमने पढ़ा था। अब उसकी क्लास 2 है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धाराओं के बारे में। अब विद्युत धारा क्या होती है मैं उसको बताऊंगा। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली मुझे अपडेट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो देखिए। तो टॉपिक अपना विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो करवा देता हूँ। इंट्रो इसका होता क्या है, मतलब ये बोलते हैं हम डेफिनेशन, या मैं आपकी हिंदी में बात करूं तो परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है, देखो कल हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या था, आवेश। अब मैं उसी से बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रॉन से ही बना है इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसी से मिल गया अपना इलेक्ट्रिसिटी। और अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो होगा इसकी परिभाषा। अब विद्युत धारा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एसी, उसका मैं फुल फॉर्म दूं आपको, अल्टरनेटिंग करंट, और हिंदी में बात करूंगा बोलूं प्रत्यावर्ती धारा। नंबर 2 की बात करेंगे उसको बोलते हैं डीसी, इंग्लिश की में बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्ट करंट, हिंदी में बोलते हैं दिश धारा। मैं आपको लिख के बताता हूँ क्या कौन सी होती है। तो मैंने लिख दिया, देखो नंबर 1 है एसी। कौन सी है, एसी। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और उसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। नंबर 2 है डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसे बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, ये दोनों प्रकार की होती है। कौन सी होती है, 2 प्रकार की, एसी डीसी। अब कहाँ काम में लेते हैं, क्या होती है, डेफिनेशन होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अल्टरनेटिंग करंट, अब इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कौन सी होती है, देखो अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते, मतलब कि समय के साथ ये परिवर्तित होती रहेगी, उसे बोलेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। तो इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है, देखो ऐसे। अब देखो ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, तो ये समय के साथ परिवर्तित हो रही है, दिशा भी परिवर्तित हो रही है, तो ये तो होगी एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अब नंबर 2 की बात करेंगे डीसी, जिसे बोला था मैंने डायरेक्ट करंट, या बोल दूं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा जो होती है वो इसका विपरीत होती है। उसे क्या बोलेंगे कि वह विद्युत धारा जिसका मान दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता, उसे बोलते हैं दिष्ट धारा। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, देखो इसमें आवर्ती दिख रही है आपको, सर्किल बन रहे हैं, चक्कर बन रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये होगा इसका सिंबल। अब इसके बाद में इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये किस किस के द्वारा पैदा होती है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। देखो तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी इसमें, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। अब इसके बाद में ये कैसे हमें प्राप्त होती है, कैसे मिलती है, ठीक है, पैदा किससे होती है। तो देखो मैंने लिखा है पैदा किससे की जाती है, जो अपने अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर, ठीक है। अल्टरनेटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, बता दूं आपको कब पढ़ना है, उसके अंदर मैं बता दूंगा अल्टरनेटर होता भी क्या है। तो अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की जाती है। अब इसका जो अनुप्रयोग है, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, तो देखो अपने जो घर है वहां पे, जितने भी ऑफिस हैं वहां पे, और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां
जो अपनी कारखाने लगे हुए हैं औद्योगिक क्षेत्रों में वहां करते हैं। तो ये जो घरों में लेते हैं, कार्यालयों में, मतलब कहने का मतलब जो है, जो घरों में अपने सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट आती है 240 वोल्टेज, 230 वोल्टेज, 440 वोल्टेज 3 फेज की बात करूं तो। और अगर सिंगल फेज की बात करूं तो उसमें आएंगे 250, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल देखेंगे 220 से 230 वोल्टेज। ये होगी अपनी कंप्लीट क्या हो गई, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे डीसी। अब अपना नेक्स्ट है डायरेक्ट करंट, जिससे बोलते हैं दिष्ट धारा, डीसी बोलते हैं। अब मैंने परिभाषा पहले बता दी थी, फिर मैंने लिख दी है, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो देखो, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात ये कहते हैं कि वह नियत रहती है, उसे बोलते हैं दिष्ट धारा। अब दिष्ट धारा जो है किस किस से प्राप्त की जाती है, तो दिष्ट धारा जो है वो सेल, बैटरी, जनरेटर, मतलब जनित्र, देखो लिखा है सेल, बैटरी, जनरेटर। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो उपयोग करते हैं जैसे आर्क वेल्डिंग में करते हैं, बैटरी चार्जिंग में करते हैं, और अनेक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, छोटे छोटे खिलौने आते हैं, उसके अंदर भी दिष्ट धारा प्रयोग में ली जाती है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा की गति क्या होती है, किससे दर्शाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। सिंबल मैंने बता दिया, तो अब हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने डेफिनेशन बताई थी, विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते, लिख दिया मैंने। अब विद्युत धारा जो होता है उसे कैपिटल आई से प्रदर्शित, मतलब आई से लिखते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, उसे ए से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये अपना ये टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं, क्यों समझा हमने, क्योंकि कोई चालक है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव कैसे देखेंगे, क्यों देखेंगे, तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का प्रवाह है उसके प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब जो ये है वो क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत जो है उसे न ही तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, तो उसका जो प्रवाहित उसकी उपस्थिति है, जो विद्युत धारा की उपस्थिति देखनी है तो उसके प्रभावों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। अब विद्युत धारा के जो प्रभाव होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए आप गौर से। तो अब देखो, विद्युत धारा के प्रभाव जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। 1 नंबर तो होता है ऊष्मीय प्रभाव, नंबर 2 होता है चुंबकीय प्रभाव, नंबर 3 होता है रासायनिक प्रभाव, नंबर 4 होता है रेखा बोल दूं या रेखा किरण बोल दूं, मतलब किरण प्रभाव, जो एक्सरे की बात कर रहा हूं। नंबर नेक्स्ट लास्ट है गैस आयनीकरण प्रभाव। अब ये क्या होते हैं, इसको कहां प्रयोग करते हैं वो देखिए। तो देखो, मैंने इसका लिख दिया है, गौर से देखिएगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसमें मैंने लिखा है कि प्रत्येक चालक अपने में से प्रवाह होने वाले, देखो, अपने में से प्रवाह होने वाले विद्युत धारा का कम या अधिक विरोध करेगा, ठीक है। मतलब जो चालक है उसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं तो वह उसका कम या अधिक विरोध करेगा, और उस विरोध के कारण वह गर्म हो जाएगा, और यही क्या कहलाता है, उसमें प्रभाव कहलाता है।
अब इसका जो अनुप्रयोग है वो हम लैंप, बल्ब, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन में देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये लिख दिया है, एक बार आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। देखो, प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, जिससे वह गर्म हो जाता है। यह ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और इसका अनुप्रयोग लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, हीटर, जो मैंने अभी बताया था, और इसके अलावा और भी। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मीय प्रभाव। अब अपना नेक्स्ट है चुंबकीय प्रभाव। तो अब ये रहा तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो वो सुनिए। किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का पैदा होना ही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और चुंबकीय प्रभाव का जो अनुप्रयोग है वो हम देख सकते हैं पंखे में, मोटर में, जनरेटर में देख सकते हैं चुंबकीय प्रभाव। और उसके अलावा विद्युत घंटी है, विद्युत चुंबक है, ये भी इसके मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, तो ये हो गया तुम्हारा रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव क्या कहलाता है वो सुनो। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव। मतलब कोई अम्ल है, अम्लीय विलयन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो अम्लीय घुले पदार्थ है वो अपने अवयव में टूट जाता है, बिखर जाता है, या कह दूं पृथक हो जाता है, या कह दूं वो विभाजित हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव उसका उपयोग आप देख सकते हो, सेल में करते हैं, बैटरी में करते हैं, विद्युत लेपन में करते हैं, धातु निष्कर्षण में करते हैं। तो अगर रासायनिक प्रभाव देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट प्रभाव, तो अब आप देख सकते हैं किरण प्रभाव। अब किरण प्रभाव क्या होता है वो देखिए, मैंने लिखा है, जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी वोल्टेज भी अधिक होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति भी अधिक हो, और ऐसी विद्युत धारा को वायु शून्य नली में से प्रवाहित करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की किरण जिसे बोलते हैं एक्सरे किरण, वह प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है। यही क्या कहलाता है, किरण प्रभाव। और इसका अनुप्रयोग मैंने बताया, जब हड्डियों का या चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों का हम एक्सरे करवाते हैं वही है। तो इसमें अनुप्रयोग लिखा मैंने एक्सरे, एक बार आप देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट प्रभाव, तो देखो अब मैंने लिखा है विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, अब गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है, देखो किसी विसर्जन नलिका में जो मरकरी वेपर गैस और सोडियम वेपर गैस भरी हुई है, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो गैस का जो है आयनीकरण हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई विसर्जन नलिका है, उसमें भरी हुई है मरकरी वेपर गैस और सोडियम वेपर गैस। अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस गैस का आयनीकरण हो जाता है, और यही विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। और इसका उपयोग जो है वो उच्च तीव्रता वाले लैंपों या बल्बों में किया जाता है। देख सकते हैं आप, मैंने जो लिखा है वो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। अब वैद्युतिक पदार्थ होते हैं
वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक। चालक, अचालक, अर्धचालक, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये इनमें क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, कैसे काम करते हैं, वो पढ़ेंगे अब हम। अब अपना पहला है चालक। अब चालक क्या होता है? तो चालक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे वो पदार्थ कौन से कहलाएंगे? चालक। जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, ये सारे कौन से है? चालक। या मैं कह दूं दूसरी परिभाषा कि वे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें बोलते हैं चालक। ठीक है। अब चालक में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए? तो चालक में एक अच्छा चालक है वो सस्ता होना चाहिए, आघात वर्ध्य होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होनी चाहिए। ये हो गए इसके गुण धर्म। और चालक जो होता है वो भी 3 प्रकार मतलब 3 रूपों में विभाजित किया गया है। वो होते हैं नंबर 1 ठोसीय, द्रव्य, फिर गैसीय। ठीक है। गैसीय है, ठोसीय है और द्रव्य, ये 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए। अब ये क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। तो मैंने लिखा, देखो बताया था मैंने अभी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना। अब गुणधर्म इसके क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं चालक सस्ता होना चाहिए, चालक सुदृढ़ होना चाहिए, चालक आघातवर्ध्य होना चाहिए। अब जो चालक होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया ठोसीय चालक, द्रव्य चालक, गैसीय चालक। ठोसीय चालक में आते हैं सोना, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम। द्रव्य में आते हैं H2O जल है। गैस में आते हैं आर्गन, हीलियम, लिथियम, ये प्रकार के आते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना अचालक। तो अब मैंने लिखा है अचालक। अचालक क्या होता है? अचालक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है। और कौन सा होता है अचालक? किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य हो, मतलब कम हो, उसे क्या करेंगे? अचालक। ठीक है। और अचालक वे होते हैं अधात्विक पदार्थ वाले चालक होते हैं। समझते कैसे होते हैं? अधात्विक होते हैं और इनकी जो वोल्टेज सहन सीमा होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। और ये वोल्टेज सहन सीमा जो है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। और ये कौन से होती है? ये होती है अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, ये होते हैं अचालक पदार्थ। और अचालक पदार्थ जो होते हैं उनके गुण धर्म क्या क्या होते हैं? तो उनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, वोल्टेज सहन सीमा जो है वो कैसी होनी चाहिए? ऊंच होनी चाहिए। और ये वो पदार्थ होने चाहिए जो उष्मा को विकृत कर सकते हो, और ये सस्ते होने चाहिए और मार्केट में आसानी से मिलने मतलब सुलभ होने चाहिए। नेक्स्ट है ये वातावरण से अप्रभावित होने वाले होने चाहिए। तो एक बार आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में है अचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम अचालकों का वर्गीकरण। तो अचालक भी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, ठोसीय, द्रव्य, गैसीय। अब ठोसीय कौन से होते हैं? वे अचालक पदार्थ जिनकी आकृति, आकार व आयतन निश्चित होते हैं उसे बोलते हैं ठोसीय अचालक। और ये कौन से होते हैं? अभ्रक है, एबोनाइट है, इस प्रकार के होते हैं ठोसीय चालक। नंबर 2 है द्रव्य। तो वे अचालक पदार्थ जो प्रवाहित होने का गुण रखते हैं उसे बोलते हैं द्रव्य। और ये कौन से होते हैं? जैसे खनिज तेल है, पीवीसी है, माइकानाइट है, ये हो गए तुम्हारे द्रव्य। अब गैसीय कौन से हैं? तो वे अचालक पदार्थ
जिनकी निश्चित आकृति, आकार व आयतन नहीं होता है उसे बोलते हैं गैसीय। जैसे शुष्क हवा, नाइट्रोजन, हीलियम, ये होते हैं गैसीय अचालक। तो एक बार आप गौर से देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट है अर्धचालक। अर्धचालक देखो, अर्ध मतलब आधा, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? तो सेमी कंडक्टर बोलते हैं वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उसे बोलते हैं अर्धचालक। मतलब उसमें चालक के गुण भी होंगे और अचालक के गुण भी होंगे, मतलब दोनों के गुण होंगे, वो कहलाएंगे अर्धचालक। अर्धचालक कौन से जैसे लिखा है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, सिलेनियम, ये प्रकार के होते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक और क्या दूसरी भाषा में कहूं तो क्या होता है? तो अगर मैं दूसरी बात कहूं तो ये होगा चालक और अचालक कैसे हुआ? तो मैं कहूंगा कम तापमान पर और तो रखते हैं ये अचालक का गुण, ठीक है। और अगर इनमें कुछ अशुद्धियां मिला दी जाती है तो ये हो जाते हैं अचालक। तो इसमें चालक, तो इसमें आ जाते हैं चालक के गुण। तो कम तापमान पर तो रहते हैं ये अचालक और कुछ अशुद्धि मिला देते हैं तो बन जाते हैं चालक। और दूसरी बात, अगर बात करें अचालक की तो दूसरी बात कहूंगा जो परमाणु संरचना जो हमने पढ़ी थी, परमाणु संरचना में अगर इसकी बनाई जाए तो इनकी जो अंतिम कक्षा होगी उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कितने आते हैं? 4, ठीक है। ये होगा तुम्हारा अर्धचालक। अब अर्धचालक में इसके गुण धर्म क्या क्या है तो वो सुनिएगा। तो अब अच्छे अर्धचालक के गुण धर्म क्या होना चाहिए? अच्छे अर्धचालक के गुण धर्म क्या होने चाहिए? तो अच्छे अर्धचालक के गुण धर्म होने चाहिए। देखो मैंने लिखा है अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता भी तेजी से घटनी चाहिए। मतलब कोई अर्धचालक पदार्थ है उसका तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाते ही उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घटनी चाहिए। नेक्स्ट है कम मात्रा में अशुद्धि मिलाने पर इनकी विद्युत चालकता अधिक बढ़नी चाहिए। इनकी विद्युत चालकता अधिक बढ़नी चाहिए। ये हो गया अच्छे अर्धचालक के गुण धर्म। अब आप गौर से देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अब अपनी आज की क्लास 2 थी वो समाप्त हो गई है और अपना जो लेसन था मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, लेसन तो वही था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मौलिक विद्युत व पदार्थ, उसकी क्लास 2 थी। आज ये खत्म हो गई है अर्धचालक लास्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इसमें कुछ समस्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे हर बार की बात ही कमेंट करके बताएं जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकूं। और मैं फिर से यही कहूंगा कि आप डेली मुझे अपडेट कर रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह इन वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। और मैं जितेश जोगी अब इस क्लास से अलविदा कहूंगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर लाऊंगा नया, वो देख सकते हो आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। धन्यवाद।